गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति जागने है। मैं आज आप लोगों को पॉलीमर के बारे में बताऊंगी, जिसके हिंदी में बहुलक बोलते हैं। पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉली मीन्स बहुत से एंड मर मीन्स हिस्सा, पार्ट। बहुत सारे पॉलीमर का तात्पर्य होता है हाई मॉलिक्यूलर अणुओं से, जो अपेक्षाकृत बहुत ही सरल अणुओं से मिलकर बना होता है। इन सरलतम अणुओं को हम मोनोमर्स कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं बहुत सारे पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे ट्वाइस वगैरह के रूप में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उसको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को 3 प्रकार से उसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हम देखते हैं सोर्सेस के आधार पे इसको 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर। नेचर से हमको जो प्राप्त होता है पॉलीमर, फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे नेचुरल पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। इसको फर्दर फिर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ये नेचुरल पॉलीमर है। सेकेंड देखते हैं नेचुरल रबर, जिसका मोनोमर इकाई होता है आइसोप्रीन। बहुत सारे आइसोप्रीन मिलकर एक नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आरएनए, डीएनए का निर्माण करते हैं। ये सारे आते हैं नेचुरल पॉलीमर के अंतर्गत। सेकेंड हम देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर जो मोनोनिर्मित होता है, जिसको मनुष्य ने लैब में सिंथेसिस करके बनाया है। फॉर एग्जांपल पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं उसको रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसेलुलोज। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर को 2 भाग में उसको बांटा गया है। फर्स्ट है होमोपॉलीमर्स। नाम से स्पष्ट है कि ये पॉलीमर जो है सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर से बनते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीइथिलीन इसका मोनोमर है इथिलीन। ये इथिलीन के बारंबार क्रिया से पॉलीइथिलीन बनता है। इसमें इसका मोनोमर इकाई सेम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। सेकेंड है हीट्रोपॉलीमर। नाम से स्पष्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर मिलकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन 66 कैसे फॉर्म होता है? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, ये दोनों का कंडेंसेशन से स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें रिलीज होता है, देन कंडेंस होके नायलॉन 66 फॉर्म होता है। इसके बाद हम थर्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसको सिंथेसिस के आधार पे क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकेंड है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। क्योंकि चैन, जब हम स्टार्टिंग करते हैं रिएक्शन, तो एक सक्रिय, एक एक्टिव स्पीसीज इसमें पार्ट लेता है और नेक्स्ट इसको फिर से उसको एक्टिव कर देता है। फॉर एग्जांपल इसमें एक्टिव स्पीसीज के रूप में रहते हैं फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन या कार्बेनायन। ये जो है रिएक्शन चलती रहती है, एक लंबी चैन श्रृंखला बनती है, इसीलिए इसको बोलते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब हम आते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? आप लोगों ने हमेशा फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन किसमें होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसी में ही एडिशन होता है। बॉन्ड का ब्रेक होना, देन बॉन्ड का न्यू बॉन्ड फॉर्म होना। तो एडिशन हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहेगा उसमें ही होगा। फॉर एग्जांपल पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को
मल्टी स्टेज कंडेंसेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यह अनेक पद में अभिक्रिया पूर्ण होती है और इसमें एक प्रत्येक पद हर एक दूसरे पद से भिन्न होता है। कंडेंसेशन, इस कंडेंसेशन में पॉलीमराइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह, जैसे मोनोमर 2 या 2 से अधिक होंगे तो इसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, जिसके कारण इस कंडेंसेशन अभिक्रिया में सब मॉलिक्यूल, सब सिंपल मॉलिक्यूल जैसे वाटर मॉलिक्यूल, एल्कोहल एंड अमोनिया रिलीज होते हैं। एंड साथ में क्या है, स्टेट ग्रोथ है, रिएक्शन चलते रहती है और इसकी कोई ब्रांचेस नहीं बनता, एक श्रृंखला नहीं बनती है। इसका जो अणु है वो एक श्रृंखला के रूप में स्टेट में कंप्लीट होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेट ग्रोथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 6,6 जैसे कैसे बनता है, अभी आपको हाइड्रोपॉलीमराइजेशन में आपको बताया था कि हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, यहाँ पर इन नंबर ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, इन दोनों का कंडेंसेशन करने से 1 वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकलता है और कंडेंस्ड होके नाइलॉन 6,6 बनता है। इस तरीके से ये है नाइलॉन 6,6, हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, इन दोनों का कंडेंसेशन होने से 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और कंडेंस्ड होके एक नाइलॉन 6,6 का निर्माण करता है। चूंकि यह स्टेप में होता है, हर पद स्टेप में होता है, इसलिए इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म। फर्स्टली हम मैकेनिज्म देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन का। एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म 2 टाइप से होता है। फर्स्ट है टाइप से होता है। फर्स्ट है फ्री रेडिकल एंड सेकेंड है आयोनिक। आयोनिक के अंतर्गत फिर केटायन एंड एनायन। ये मैकेनिज्म हम देखेंगे। आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम प्रोटीन, आप बायो वाले स्टूडेंट लोग जैसे पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तो 3 स्टेप में होता है। सेम उसी तरीके से जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो 3 स्टेप पे ये मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप है चैन प्रोपोगेशन या इसको चैन इलॉन्गेशन भी बोलते हैं। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन, चैन जो है समाप्त होता है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म। इनिशिएशन में पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या करेगा? पेरोक्साइड सबसे पहले फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। RCOO COO R, ये हमारा पेरोक्साइड है। इसमें बॉन्ड होता है, फिर फ्री रेडिकल हमारा बनता है। चूंकि ये ग्रुप है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसके कारण ये फर्दर फिर रिएक्ट करता है, 2 फ्री रेडिकल बनता है और CO2 के रूप में ये आगे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। देन फिर फ्री रेडिकल, फिर मोनोमर, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि हमें 1 मोनोमर ले रहे हैं इथिलीन, इथिलीन इस पे एक मोनोमर है
तो इथिलीन एक मोनोमर के साथ ये फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है, CH2 डबल बॉन्ड CHX हम यहाँ पर ले सकते हैं, फ्री रेडिकल है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे नया फ्री रेडिकल बनता है और CH। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो, और यहाँ पे एक हमको फ्री रेडिकल मिलेगा। ये है इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड आता है चेन प्रोपोगेशन। सेकेंड स्टेप में ये जो बना हुआ है, जो फ्री रेडिकल हमको मिला हुआ है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव स्पीसीज। रिएक्टिव स्पीसीज जो है फिर दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, एक लंबी चैन श्रृंखला बनाते जाएगा, इन नंबर्स ऑफ मोनोमर के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ सिंपल वन मोनोमर के साथ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इन नंबर्स ऑफ मोनोमर के साथ। फर्स्ट जो रिएक्टिव स्पीसीज है उसका वन मोनोमर के साथ हम देख रहे हैं, तो ये बनेगा इस तरीके से R CH2 CH CH2 इस तरीके से ये और फ्री रेडिकल बनेगा क्योंकि ये चैन प्रोपोगेशन है। इसी तरीके से और इसमें मोनोमर ऐड होते जाएंगे और बहुत लंबी चैन श्रृंखला बनेगी। तो हम इस रिएक्टिव स्पीसीज का n नंबर्स ऑफ मोनोमर के साथ हम रिएक्ट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड इसके साथ हम करेंगे तो हमको इस तरीके से ये हमको एक नंबर मिल गया हमको। देन लास्ट है इसमें टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन फ्री रेडिकल में टर्मिनेशन टू टाइप से होता है। फर्स्ट है कपलिंग एंड सेकंड है डिसप्रोपोर्शनेशन। तो पर इसमें देखते हैं टू मॉलिक्यूल देते हैं फ्री रेडिकल का R दो तरीके से देते हैं। फर्स्ट है कपलिंग, नाम से ही स्पष्ट है कपलिंग मतलब दो हम टू मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल है उसका भी फ्री रेडिकल है, दोनों शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना देगा और फिर यहाँ पे एक पॉलीमर बनाएगा। ये कपलिंग है। सेकेंड हम देखते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से एक हाइड्रोजन लेके सैचुरेट हो जाता है और दूसरे को वो क्या करता है अनसैचुरेटेड कर देता है। इस तरीके से एक जो है दूसरे से एक हाइड्रोजन लेके सैचुरेट हो जाता है और दूसरा जो है अनसैचुरेटेड हो जाता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड हम देखते हैं आयोनिक में कीटायनिक